हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके की फैंटेसी से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और लॉजिकल आंसर्स मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम किसी मैच के बारे में नहीं बात करने वाले, हम बात करने वाले एक स्पोर्ट्स के बारे में। अब अगर आप बहुत दिनों से ड्रीम इलेवन खेल रहे होंगे या फॉलो कर रहे होंगे, या आप किसी भी टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल से ज्वाइन होगे जहाँ पे आपको फ्री टीम्स या पेड टीम्स प्रोवाइड की जाती है, तो आपने कभी ना कभी ये सुना ही होगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है एनालाइज या रिसर्च करने में, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगा दिए एक मैच का रिसर्च करने में। तो बहुत से लोगों को मालूम नहीं है एक्चुअली अभी भी कि एनालाइज या रिसर्च करना एक्चुअली होता क्या है, वो कैसे करते हैं, और उसमें सच में 2 घंटे लगते हैं कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किसी भी मैच का एनालिसिस या रिसर्च करते कैसे हैं। तो अब देखो, पहली चीज़, हर स्पोर्ट्स का या हर हर स्पोर्ट्स का रिसर्च, हर स्पोर्ट्स के मैच को रिसर्च करना या एनालाइज करने का प्रोसीजर है या तरीका है, वो अलग रहता है। तो एक तरीके से इस वीडियो के बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें हम धीरे धीरे हर स्पोर्ट्स को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फोकस करने वाले फुटबॉल, फैंटेसी फुटबॉल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहली चीज़, अगर आपको ऐसी टिप्स, ट्रिक्स और कोई अपडेट चाहिए होंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा, @sportology, SPORTOLOGI का ऑप्शन मेरे पास था नहीं, इसलिए GI रखना पड़ा। तो @sportology आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो अब आते हैं, पहले सबसे पहले आते हैं बेसिक्स पे। किसी भी मैच का एनालाइज करने से पहले हमको स्पोर्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, उसके इन एंड आउट के उस स्पोर्ट के इन एंड आउट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले आते हैं बेसिक्स पे। तो फुटबॉल में 2 टीम्स खेलती है, हर टीम में 11 प्लेयर्स रहते हैं, और जो मोटिव रहता है टीम का वो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल स्कोर करना और मिनिमम नंबर ऑफ गोल्स कंसीड करना। अब फुटबॉल में पोजीशंस हम सबको मालूम है कि भाई 3 पोजीशंस रहती है: गोलकीपर, डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स। मतलब 4 पोजीशन रहती है: गोलकीपर, डिफेंडर्स, मिडफील्डर और फॉरवर्ड्स। यहाँ पे मैं गोलकीपर लिखना भूल गया, एक सेकेंड। हाँ, तो फुटबॉल में 4 मेन पोजीशंस रहती है: गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर और फॉरवर्ड। और उसमें भी बाइफर्केशंस रहती है, जैसे डिफेंडर्स में सेंटर बैक्स रहते हैं, विंग बैक्स रहते हैं, मिडफील्डर में डिफेंसिव मिडफील्डर रहते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर्स और विंगर्स रहते हैं, और फॉरवर्ड्स में सेंटर फॉरवर्ड रहता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मोस्टली गोल स्कोरिंग, और इससे आपको पता क्या चलेगा एक्चुअली कि गोल स्कोरिंग ऑप्शंस आपको कहाँ से मिलेंगे। ये आ गए हम फॉर्मेशंस के ऊपर। तो ये एक लाइनअप है एक्चुअली 4-2-3-1 के फॉर्मेशन के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सेंटर बैक्स किसे कहते हैं, विंगर्स किसे कहते हैं, विंग बैक्स किसे कहते हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर किसे कहते हैं, और अटैकिंग मिडफील्डर किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म, तो पहले आते हैं गोलकीपर पर। तो गोलकीपर आप सभी को मालूम है, गोलकीपर ये है जो गोल उसका सबसे मतलब उसका मोटिव क्या रहता है कि डिफेंड करना गोल स्कोर होने से। ठीक है, जो जो भी शॉट्स गोल की तरफ आए उसको डिफेंड करना या डिफ्लेक्ट करना। आप पाते हैं सेंटर बैक्स के ऊपर। तो जो सेंटर में डिफेंडर्स रहते हैं, ये दो, जैसे कि यहाँ पे ये दो है, तपसोबा और बेंडर, एस बेंडर। तो उन्हें सेंटर बैक्स कहते हैं। जो सेंटर में डिफेंडर रहते हैं उन्हें सेंटर बैक्स कहते हैं। अब उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि बॉल को गोल की तरफ जाने से रोकना, और ये आपको पासिंग के पॉइंट्स देते हैं मोस्टली। इनसे आप असिस्ट या गोल की उम्मीद नहीं रख सकते। गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल इनमें कम रहता है, सेम असिस्ट का भी असिस्ट पोटेंशियल भी कम रहता है इनमें। हाँ, पर जब सेट पीसेस लिया जाता है, अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है फुटबॉल का। तो सेट पीसेस मतलब जो फ्री किक्स रहती है या कॉर्नर्स रहते हैं, तो उस टाइम पे ये डिफेंडर्स आपको ओपोनेंट के तो उस टाइम पे ये डिफेंडर्स आपको ओपोनेंट के गोल के आसपास मिलेंगे। तो अगर कोई सेट पीस लेता है, और इनकी हाइट बहुत रहती है, तो जब कोई प्लेयर सेट पीस रहता है तो ये डिफेंडर्स हो सकता है कि हेडर के साथ गोल कर दे, तो उस टाइम पे ये गोल कर सकते हैं। अब आते हैं विंग बैक्स की तरफ। तो ये जो एक सेकेंड, हाँ, ये जो प्लेयर्स हैं इन्हें हम विंग बैक्स कहते हैं, लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक। तो अब ये एक तरीके के डिफेंडर ही रहते हैं, पर अगर इनको चांस मिला तो ये रन बनाते हैं। अब रन बनाना मतलब क्या, कि एक तरीके से अगर ये जैसे एम वाइज़र यहाँ पे है, तो यहाँ से ये भागते हुए आगे रन बनाते हैं, और यहाँ से सेंटर फॉरवर्ड को
क्रॉस देते हैं क्रॉस देते और फिर सेंटर फॉरवर्ड गोल स्कोर करने की कोशिश करता है। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है असिस्ट की, तो इनके पास असिस्ट की अपॉर्चुनिटी रहती है, असिस्ट पोटेंशियल रहता है, पर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती है। हाँ, जैसे मैंने बताया डिफेंडर्स आगे आ जाते हैं सेट पीसेस में, तो उस टाइम पे गोल स्कोर कर सकते हैं ये भी। अब आते हैं मिडफील्डर्स के ऊपर। तो मिडफील्डर्स में हमने बात की थी डिफेंसिव मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर और विंगर्स की। तो अभी पहले डिफेंसिव मिडफील्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो बंदे हैं ये डिफेंसिव मिडफील्डर का काम कर रहा है। अब इनसे भी आप गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ या गोल स्कोर की उम्मीद बहुत ही कम रखिएगा। अगर इनसे गोल स्कोर होता है तो ये लॉन्ग रेंज शॉट लेते हैं, तो लकीली अगर गोल हुआ तो हुआ, नहीं तो मोस्टली इनके हाथ से गोल या असिस्ट नहीं होते हैं। इनके भी ये आपको बहुत ज़्यादा पासिंग के पॉइंट्स दे सकते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर। इनके ये और मतलब इनका मोटिव क्या रहता है कि जो मिडफील्डर्स हैं उनको बांध के रखना एक तरीके से ट्राई, वो उनका उनका पूरा मोटिव रहता है कि बॉल क्रॉस मिडफील्ड लाइन के पार ना जा पाए, डिफेंडर्स के आसपास ना आ पाए। ठीक है, अब आते हैं अटैकिंग मिडफील्डर पे। तो ये एन एमरी आपको एक अटैकिंग मिडफील्डर दिख रहा है। तो इनसे आप पॉइंट पासिंग की उम्मीद नहीं रख सकते। गोल स्कोरिंग और असिस्ट का बहुत ही हाई अपॉर्चुनिटी रहता है इनके पास। आराम असिस्ट का तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांस रहता है अटैकिंग मिडफील्डर का। इनका काम ये रहता है कि भाई अगर मिडफील्ड सेक्शन से या विंगर सेक्शन से बॉल इनके पास आती है तो इनको बस पास करना रहता है या क्रॉस देना रहता है, पास करना रहता है सेंटर फॉरवर्ड को, ताकि सेंटर फॉरवर्ड गोल कर सके। तो आपको डिफेंसिव अटैकिंग मिडफील्डर से आप असिस्ट की उम्मीद रख सकते हो। अब आते हैं लेफ्ट विंगर और राइट विंगर्स में। तो ये जो दो बंदे हैं इनको हम लेफ्ट विंगर और राइट विंगर्स कहते हैं। तो इनका काम क्या रहता है, सेम जैसे लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक का रहता है, बस इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा पोटेंशियल रहता है असिस्ट का। जब डिफेंडर्स या लेफ्ट विंग बैक यहाँ से जब बॉल लेके आते हैं, इनको पास देते हैं, तो इनका काम ये रहता है कि रन बना के सेंटर फॉरवर्ड को क्रॉस देना ताकि वो गोल कर सकें। तो इनके पास असिस्ट का हाई पोटेंशियल रहता है, प्लस ये गोल स्कोर भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक आपके लिए बहुत ही लेफ्ट विंगर और राइट विंगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब हाई स्कोरिंग मैचेस हो तो उस टाइम पे आपको ये गोल स्कोर करके दे सकते हैं या असिस्ट भी करके दे सकते हैं। अब आते हैं फॉरवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे एक ही फॉरवर्ड है जो सेंटर फॉरवर्ड है। तो इसका काम है भाई, आप सभी को पता है सेंटर फॉरवर्ड का काम है कि गोल को स्कोर करना। ये सबसे मिनिमम आपको पॉइंट्स देंगे पासिंग के। इनसे आप पासिंग की उम्मीद नहीं रख सकते बिल्कुल भी। मतलब एक या आप अगर ड्रीम 11 सेक्शन की बात करें तो आपको एक पॉइंट या 1.5 पॉइंट्स दे सकते हैं पासिंग के, पर ये आपको मोस्टली गोल स्कोर करके दे देंगे। असिस्ट भी कर सकते हैं सेंटर फॉरवर्ड जब लेफ्ट विंग मतलब कभी कभी होता है लेफ्ट विंग बैक आ जाते हैं आगे और सेंटर फॉरवर्ड एक छोटा सा पास क्रॉस दे देते हैं और फिर विंगर्स आपको गोल स्कोर करके दे सकते हैं। तो उस टाइम पे सेंटर फॉरवर्ड आपको असिस्ट करते हुए भी दिख सकते हैं। तो ये थे कुछ पोजीशंस। सो एक बार रिवाइज कर देते हैं पोजीशन गोलकीपर का, रिवाइज कर लेते हैं पोजीशन का जो रोल है या कंट्रीब्यूशन देते हैं पोजीशन। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो गोलकीपर का मोटिव है प्रोटेक्ट करना गोल को शॉट्स से। फिर जो सबसे ज़्यादा आपको पासेस के पॉइंट दे देंगे या डिफेंडिंग के मतलब टैकल्स के पॉइंट दे देंगे, वो आपको सेंटर बैक्स और डिफेंसिव मिडफील्डर मिलेंगे। तो सेंटर बैक और डिफेंसिव मिडफील्डर आपको सबसे ज़्यादा पासेस और टैकल्स के पॉइंट्स देंगे। अब पासेस विथ सम चांस ऑफ असिस्ट, जो आपको पासेस की पॉइंट देंगी प्लस उनका थोड़ा बहुत चांस है असिस्ट करने का। तो लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक में आते हैं वो लोग जो आपको पासेस भी करते हुए दिखेंगे और प्लस असिस्ट भी उनकी तरफ से आ सकता है। अब जिन हाई चांस ऑफ असिस्ट विथ सम चांस ऑफ गोल, अब जो बंदे असिस्ट बहुत हाई चांस है जिनका असिस्ट का और गोल भी करके दे सकते हैं आपको, वो होंगे लेफ्ट विंगर, राइट विंगर और अटैकिंग मिडफील्डर में। और हाई चांस ऑफ गोल एंड असिस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस जो बंदा गोल कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, वो आते हैं सेंटर फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम अब एनालाइज एक मैच का एनालाइज स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार गौर फरमाइए
पॉइंट्स सिस्टम के ऊपर, ड्रीम इलेवन के फुटबॉल के पॉइंट सिस्टम के ऊपर। अब मोस्टली ड्रीम इलेवन को ही सारे साइट फॉलो करते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो मोस्टली जो ड्रीम इलेवन का पॉइंट सिस्टम है वही आपको मोस्टली बाकी के फैंटेसी साइट पे भी मिलेगा। अब अगर कोई प्लेयर 55 मिनट्स या उससे ज़्यादा खेलता है तो उसको प्लस 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर अगर लेस देन 55 मिनट्स से कम खेलता है तो उसको एक ही पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अटैक में अगर अटैक सेक्शन में देखें तो अगर गोलकीपर या डिफेंडर कोई गोल स्कोर करता है तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर मिडफील्डर कोई गोल स्कोर करता है तो उसको 9 पॉइंट मिलेंगे। अगर कोई सेंटर फॉरवर्ड या फॉरवर्ड गोल स्कोर करता है तो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे। हर एक असिस्ट को, वो कोई भी बंदा करे, फॉरवर्ड करे, मिडफील्डर करे या डिफेंडर करे, अगर कोई भी बंदा असिस्ट करता है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। हर 10 पासेस पे 0.5 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। और जो भी बंदा 2 शॉट्स मारेगा गोल ऑन टारगेट, 2 शॉट्स मारेगा ऑन टारगेट तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अब अगर डिफेंस की तरफ आए तो क्लीन शीट का 1 पॉइंट मिलेगा मिडफील्डर को। अब पहली बात मैं बताना चाहूँगा क्लीन शीट होता क्या है। अगर स्कोर लाइन रहता है एंड एट द एंड ऑफ द मैच स्कोर लाइन रहता है 1-0, 2-0, 3-0 या 0-0, तो जब अगर 1-0 रहता है इसका मतलब क्या है, टीम 1 का स्कोर 1 है और टीम 2 का 0 है, तो इसका मतलब क्या है, टीम 2 गोल स्कोर नहीं कर पाए। क्यों गोल स्कोर नहीं कर पाए? क्योंकि टीम 1 का डिफेंस अच्छा है। तो डिफेंस अच्छा है इसलिए एक पॉइंट्स अवार्ड किए जाते हैं टीम 1 के डिफेंस को अवार्ड किए जाते हैं पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा प्ले दिखाया जिसकी वजह से जो ओपोनेंट टीम है वो गोल नहीं स्कोर कर पाए। तो मिडफील्डर को, ठीक है, तो जब भी 1-0 या 0-0, 2-0 ऐसा कुछ होता है तो जो टीम गोल नहीं खाती है, उस टीम के डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स को और गोलकीपर को पॉइंट अवार्ड किए जाते हैं। तो क्लीन शीट के पॉइंट मिडफील्डर को 1 पॉइंट रहता है, डिफेंडर और गोलकीपर को 5 पॉइंट रहते हैं। तो क्लीन शीट आपको इसलिए जो स्कोर लाइन है वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि 1-0 का स्कोर लाइन हो रहा है तो उस टाइम पे आपको डिफेंडर्स ज़्यादा लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि क्लीन शीट के पॉइंट्स मिलते हैं डिफेंडर्स को। अब हर 3 गोल शॉट्स को सेव करने पे गोलकीपर को +2 पॉइंट्स मिलते हैं। पेनल्टी अगर गोलकीपर सेव करते हैं तो +9 पॉइंट। अब यहाँ पे पेनल्टी सेव करना मतलब ये नहीं कि प्लेयर ने पेनल्टी मिस कर दी, मतलब जो पेनल्टी टेकर है उसने अगर ऑफ टारगेट शॉट मारा तो वहाँ पे गोलकीपर को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जब तक गोलकीपर का कोई कांटेक्ट नहीं होता बॉल से तब तक गोलकीपर को पेनल्टी सेव का पॉइंट नहीं मिलेगा। फॉर एवरी 3 सक्सेसफुल टैकल मेड, जब भी 3 सक्सेसफुल टैकल करेगा डिफेंडर तो उसको +1 पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स के पेनल्टी कार्ड्स और अदर पेनल्टीज़ के पॉइंट दिए। येलो कार्ड पे -1, रेड कार्ड पे -3। फॉर एवरी ओन गोल, अगर ओन गोल करते कोई बंदा तो -2। अगर कोई टीम 2 गोल से ज़्यादा खाती है, हर 2 गोल पे -1 पॉइंट होगा हर डिफेंडर और गोलकीपर का। और अगर कोई पेनल्टी मिस करता है तो -2 पॉइंट उसके होंगे। अब चलते हैं हम एनालिसिस की तरफ। तो हाँ, अब चलते हैं एनालाइज की तरफ कि एक मैच, अगर एक फुटबॉल मैच है तो उसका उसका रिसर्च या एनालाइज कैसे किया जाता है। तो स्टेप 1, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है तो उसका पॉइंट्स टेबल या लीग टेबल कहते हैं, उसको आपको खोलना है। और क्या क्या चीज़ें नोट्स करनी है, स्टैंडिंग्स नोट करनी है कि कौन सी रैंकिंग है दोनों टीमों की। रिजल्ट, लास्ट 5 मैच की रिजल्ट क्या है, मतलब लास्ट 5 मैच में कैसा प्रदर्शन करते हुए आ रही दोनों टीम। फिर नंबर ऑफ़ गोल स्कोर्ड और नंबर ऑफ़ गोल कंसिडर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि उस टीम ने कितने गोल्स किए हैं अपने पूरे लीग में और कितने गोल खाए हैं। इससे आपको पता क्या चलेगा कि उसका अटैक कैसा है और डिफेंस कैसा है। अगर किसी टीम ने ज़्यादा गोल्स खाए हैं इसका मतलब उसका डिफेंस कम है, तो हो सकता है कि वो हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। या दोनों ही टीम का डिफेंस स्ट्रांग है, मतलब दोनों ही टीम ने गोल्स कम खाया अपनी पूरी लीग में, तो इसका मतलब क्या कि लो स्कोरिंग मैच होगा। 0-0, 1-0 आपको स्कोर लाइन मिल सकता है, तो उस टाइम पे आपको डिफेंडर्स ज़्यादा लेके जाने पड़ते हैं। तो गोल्स, नंबर ऑफ़ गोल कंसीडर्ड और नंबर ऑफ़ गोल स्कोर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है स्टेप 2 पे की तरफ कि स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि कौन सी टीम अपने होम में खेल रही है और कौन सी टीम अवे ग्राउंड पे खेल रही है, ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है।
फुटबॉल में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अवे अवे और होम का। क्यों? क्योंकि होम में अपनी टीम अपने कंफर्ट जोन में रहती है और जो क्राउड रहता है वो उनको सपोर्ट कर रहा रहता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है अवे और होम टीम के ऊपर। तो मोस्टली होम, अगर दोनों ही टीम कम्पिटिटिव है, ऐसा नहीं कि एक टीम टेबल टॉपर है और दूसरी पूरे सारे मैचेस हार रही है और जो टीम हार रही है सारे मैचेस वो होम में खेल रही है तो वो जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर कम्पिटिटिव टीम होगी, दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम होगी, तो जो टीम होम में है उसको ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अब स्टेप 3 पे आते हैं। आपको क्या करना है, मैचेस हुए 3-4 मैचेस लास्ट के जो 3-4 मैचेस हुए उसका आपको स्कोर कार्ड देखना है, किस बंदे ने गोल किया है, किस बंदे ने असिस्ट किया है, और फिर जो लास्ट के हेड टू हेड मैचेस है 2-3, उसके भी स्कोर कार्ड निकालने हैं और किस बंदे ने गोल और असिस्ट किया है वो आपको नोट करना है। अब उस समय होता क्या है कि आपको एक ट्रेंड मिलता है कि एक ही बंदा, अब जैसे हम सभी को मालूम है, अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चालू है तो ट्रेंट बोल्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं ओडीआईज में इंडिया के खिलाफ, तो हम ट्रेंट बोल्ट को लेते हैं। सिमिलरली फुटबॉल में भी ऐसा ही होता है कि कोई एक प्लेयर रहता है, अगर हेड टू हेड में हमेशा गोल स्कोर कर रहा है तो आपको एक ट्रेंड मिल जाता है कि ये बंदा हमेशा गोल स्कोर कर रहा है, इसका मतलब इसको पिक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको कैप्टन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इससे आपको हेड टू हेड मैचेस और रिसेंट मैचेस देखने से आपको प्लेयर का फॉर्म और जो ट्रेंड, एक तरीका का ट्रेंड आपको पता चल जाएगा, जिससे आप प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हो। अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ। तो स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्कोर लाइन को प्रिडिक्ट करना है। अब जैसे मैंने बताया कि क्लीन शीट के पॉइंट मिलते हैं और ज़्यादा स्कोर होता है तो माइनस भी पॉइंट होते हैं। नहीं, अगर हर 2 गोल पे डिफेंडर और गोलकीपर के -1 पॉइंट होता है। तो इसलिए अगर आप स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि एक लो स्कोरिंग मैच होने वाला है 0-0 या 1-0 के साथ या 2-0 के साथ, तो आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रॉन्ग टीम है उसके 4 से 5 डिफेंडर लेके जाने हैं और आप डिफेंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। आप क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया क्लीन शीट के +5 पॉइंट मिलते हैं डिफेंडर्स को और गोलकीपर्स को। तो अब अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि 0-0 स्कोर लाइन है, तो डिफेंडर्स को 0-0 स्कोर लाइन हो रहा है या 1-0 स्कोर लाइन हो रहा है, तो डिफेंडर्स को क्लीन शीट के पॉइंट मिलेंगे +5, और प्लस डिफेंडर्स आपको पासिंग के पॉइंट्स बहुत देंगे। अगर 4 या 5 पासिंग के पॉइंट्स दे दिए डिफेंडर ने और +5 इसके पॉइंट हो गए, क्लीन शीट के पॉइंट हो गए, तो और आपने अगर कैप्टन डिफेंडर को रखा होगा तो फिर वो आपके लिए जैकपॉट मैच हो सकता है। ठीक है, और ट्राई करना, जब अगर लो स्कोरिंग मैच हो रहा है तो ट्राई करना कि सेंटर बैक्स और डिफेंसिव मिडफील्डर को कवर करें। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बैक्स ले और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव मिडफील्डर ले और कम फॉरवर्ड्स ले। क्यों? क्योंकि सेंटर बैक्स और डिफेंसिव मिडफील्डर आपको ज़्यादा पासिंग के पॉइंट्स देंगे, जबकि फॉरवर्ड बस आपको ऐसी बस 1.5 और 2 पॉइंट दे देगा पासिंग के बस। तो अगर आपको लग रहा है लो स्कोरिंग मैच है तो ज़्यादा डिफेंडर्स भरने, ज़्यादा का सेंटर बैक्स और डिफेंसिव मिडफील्डर, और कम फॉरवर्ड्स भरने हैं, सिर्फ एक ही फॉरवर्ड लेना है आपको उस टाइम पे, ताकि एक ही गोल हो। अगर एक गोल हुआ तो उससे हुआ, नहीं तो वो ऐसी एक एज ए प्लेयर आपके पास रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होगा, तो आपको क्या करना है कि कम से कम डिफेंडर लेने, 3 डिफेंडर लेने, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड और मिडफील्डर लेने। अब मिडफील्डर और सेक्शन में आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैकिंग मिडफील्डर और विंगर्स को कवर करें, ताकि क्योंकि अगर हाई स्कोरिंग मैच है तो असिस्ट के चांसेस मिडफील्डर्स को मिलेंगे। तो हो सकता है कि अगर आप 5 मिडफील्डर लेके जा रहे हो, उसमें से 3 या 4 लोगों ने भी असिस्ट कर लिया तो भी आपके लिए जैकपॉट मैच हो सकता है। और डिफेंडर्स में भी अगर हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है तो 3 डिफेंडर लेके जा रहे हो तो ट्राई करना कि विंग बैक्स को लेके जाए, ताकि उनका भी असिस्ट का चांसेस होता है। तो अगर किसी विंग बैक ने अगर असिस्ट कर दिया तो आपको वन साइडेडली जिता सकता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू फैंटेसी फुटबॉल, जिससे आप खुद से टीम बनाना सीख सकते हो। अगर आपको हेल्प हुई तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई इससे हेल्प हुई, और आगे कौन से स्पोर्ट की और आपको जानकारी चाहिए। ट्राई करूँगा ये,
और आसान भाषा में समझाने के लिए। अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, कोई सजेशन जिससे वीडियो और अच्छी हो सकती है तो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को। और आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए होंगी, टिप्स चाहिए होंगी, या मेरी टीम से आपको खेलना होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सर्च करना आपको टेलीग्राम पे @sportology SPORTOLOGI और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।